नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद 565 रियासत एक ना होती। सरदार पटेल नहीं होते तो हमारा देश एक नहीं होता। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने। वह गृह मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और राज्य मंत्रालय के प्रभारी थे। उस समय भारत एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था, क्योंकि 565 रियासतों को एक करना। अब 565 रियासतों की कहानी भी सुनिए। देश का लगभग 40% हिस्सा 565 रियासतों के अधीन था। उन्हीं रियासतों को संघ में एकीकृत करने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने कुशलता पूर्वक इसे पूरा किया। जूनागढ़ और हैदराबाद में सेना भेजकर उन्हें स्वतंत्र भारत में शामिल होने के लिए मजबूर करने जैसे बड़े कदम उठाए। उन्हीं बड़े कदमों के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। जिस तरह चंपारण सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी, वैसी ही प्रसिद्धि बारदोली सत्याग्रह ने वल्लभ भाई पटेल को दिलाई थी। 1928 में गुजरात के बारदोली में किसानों ने उच्च करों के खिलाफ विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को सफलता पूर्वक संगठित कर ब्रिटिश कर वृद्धि के विरुद्ध जन आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे कर वृद्धि रद्द हो गई। इसके बाद ही वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल ने जनगणना के उद्देश्य को भी रेखांकित किया और इसके दृष्टिकोण का खाका खींचा। 1950 में उनकी मृत्यु से ठीक 10 महीने पहले उन्होंने दिल्ली में जनगणना अधीक्षकों के एक सम्मेलन का उद्घाटन किया और सम्मेलन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनगणना भारत की प्रशासनिक नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह उन्होंने 1951 में शुरू हुई पहली जनगणना की आधारशिला रखी। वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने संविधान निर्माण के लिए देश भर के प्रतिष्ठित लोगों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण इंडिया भूमिका निभाई और अंबेडकर को प्रारूप समिति का सदस्य बनाने के लिए राजी भी किया। सिविल सेवाओं का जन्म ब्रिटिश शासन के शुरुआती वर्षों में हुआ था। स्वतंत्र भारत में इसके जारी रहने को लेकर कई लोग संशय में थे। वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता से पहले ही अंतरिम सरकार के गृह मंत्री के रूप में सिविल और पुलिस सेवाओं के भविष्य के मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अक्टूबर 1946 में प्रांतीय प्रधानमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। उनका दृढ़ मत था कि भारतीयों को एकजुट रखने के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता आधारित प्रशासनिक सेवा आवश्यक है। आईसीएस के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के गठन में उनके प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर चीजें जो कि मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ। रियासतों को देखिए एक करने की भी एक जो कहानी है उसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1947 में ही भारत विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार में मौजूद जो 565 रियासतों को ये विकल्प दिया गया था कि वे या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र है। ज्यादातर राज्यों का विलय पटेल और वीपी मेनन के कोशिश से हुआ। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ सबसे जटिल मामले थे। अब विलय की ये प्रक्रिया चल रही थी। पटेल और मेनन लगातार देश की रियासतों के विलय के लिए लगातार व्यस्त दौरे कर रहे थे, रणनीतियां बना रहे थे। तब पटेल कश्मीर के भारत में विलय पर बहुत इच्छुक नहीं थे। उनकी शुरुआती सोच यही थी, कश्मीर अगर पाकिस्तान चाहता है तो ले जाए। कुछ दस्तावेज और संस्मरण बताते हैं कि शुरुआत में पटेल कश्मीर को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। वहीं नेहरू इसे भारत के लिए अनिवार्य मानते थे। इसका उल्लेख गृह मंत्रालय में सरदार पटेल के सचिव वीपी मेनन ने अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेटस में किया। मेनन लिखते हैं, कश्मीर के प्रश्न पर सरदार पटेल का शुरुआती दृष्टिकोण यही था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान जाना चाहता है तो हम उसे जाने दें। हमारी चिंता का विषय हैदराबाद।
मेनन के अनुसार पटेल को यह व्यवहारिक लग रहा था कि मुस्लिम बहुल कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने और हिंदू बहुल जूनागढ़ भारत का। पंडित नेहरू के पत्राचार किताब में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में नेहरू क्या चाहते हैं इसका पता चलता है। नेहरू ने 1947 में अपने कुछ पन्नों में लिखा कि सरदार कश्मीर को लेकर उतने चिंतित नहीं है, वो इसे पाकिस्तान जाने देने की बात कहते हैं। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के व्यक्तिगत संबंध भी कश्मीर के सवाल पर नेहरू की सक्रियता का कारण थे और नेहरू चाहते थे कि पाकिस्तान को भारत में रहना चाहिए। वैसे नवंबर 1947 में पटेल के अपने भाषण में कश्मीर को लेकर यही लगता है कि वो जूनागढ़ और हैदराबाद को लेकर ज़्यादा गंभीर थे, बजाय कि कश्मीर के 3 नवंबर 1947 को पटेल ने कहा था, अगर कश्मीर पाकिस्तान जाना चाहता है तो हमें उसे जाने देना चाहिए, लेकिन अगर जूनागढ़ भारत से जुड़ना चाहता है तो पाकिस्तान को भी उसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ये बात दिल्ली के प्रेस क्लब में एक सार्वजनिक सभा में की थी। ये बात उन्होंने की थी और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जिन 565 रियासतों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उन रियासतों को एक करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये जो रियासत थी वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थी और सरदार पटेल जो थे उनके सामने चुनौती आ रही थी कि कैसे करके इन रियासत को एक किया जाए। और इसको भी एक करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर कोई स्वतंत्र तरीके से रहना चाहता था। जो अलग अलग रियासतें थी उस रियासत के जो राजा थे वो स्वतंत्र होकर रहना चाहते थे। अगर सब अलग अलग स्वतंत्र होकर रहते तो भारत के लिए मुश्किलें फिर हो जाती। तो यहीं पर देखिए सरदार पटेल की मैं बात करूँ, ऐसे ही नहीं उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, ऐसे नहीं सरदार पटेल की जो भूमिका है वो बड़ी भूमिका उनकी मानी जाती है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि सरदार पटेल के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता था। सरदार पटेल ने जिस तरीके से यहाँ अपनी भूमिका निभाई है, सरदार पटेल जिस तरीके से काम करते यहाँ पर नजर आए हैं, इससे ये साफ पता चल रहा है, इससे ये तस्वीर यहाँ साफ दिखाई दे रही है कि किस हद तक जो मामला है वो यहाँ नजर आ रहा है। और तो और गौर करने वाली बात देखिए ये भी बन जाती है कि जो मौजूदा वक्त के हालात हैं, जो मौजूदा समय की तस्वीर है, वो ये साफ कर रही है कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर मैं कहता हूँ तो एक बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि सरदार पटेल को इस काम के लिए लगाया गया था। और देखिए ये सबसे बड़ी बात क्या है कि सरदार पटेल को एक अच्छा रणनीतिकार भी माना जाता था और सरदार पटेल जो है वो बहुत सोच समझ कर काम करते थे, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। और यही तो वजह है कि सरदार पटेल की इसी काम की वजह से, सरदार पटेल की इन्हीं खूबियों की वजह से आज देश उन्हें याद करता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।